हम्म। हाँ वो सिर्फ नेटवर्क इशू था। मैं सिर्फ 2023 के दिसंबर के पेपर में तो क्वेश्चन थे। अच्छा तो पेपर, एक मिनट, पेपर मेरे पास तो है नहीं, या तो आप फोटो भेजो ग्रुप में या मुझे पर्सनली भेजो, फिर ट्राई करते हैं। मेरे पास यार पेपर भेज देती हूँ। हाँ आप पेपर भेजिए मुझे, सीरियल। है ना। हम्म। से भेज दिया है। हाँ एक मिनट, इसको ओपन करता हूँ यहीं पे मैं। सो अरे, इसमें ओपन नहीं होगा क्योंकि इसमें सही से वो नहीं हुआ, सेव नहीं कर पाया लग रहा है सही से। फाइल कुड नॉट ओपन, ठीक है आप बताइए, मैं फ़ोन में ही खोलता हूँ, इसमें शायद सेव नहीं हो पाया सही से फ़ोन में। तो 53 नंबर क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट तो, हेलो सर। हाँ एक मिनट। सर क्लास खत्म हो गई? नहीं चल रही है अभी। सर वो वाला जो था ना अपना बेस एस्टिमेट वाला नॉर्मल का जो हम कर रहे थे जी। 2024 के से, हम्म। सर सोल्यूशन मिल गया मुझे। मिल गया है, बढ़िया, फिर भेजिए। समझ आ गया। शॉर्टकट, हाँ हाँ शॉर्टकट से मिल गया। अच्छा भेजिए देखते हैं। तो ठीक है जी, बताइए इसमें क्या डाउट है अंकिता आपको। हाँ 53। 53। सर ये कौन सा पेपर है? ये 2023 वाला पेपर है। सर ये आपने ग्रुप में भेजा है कि आपके पीडीएफ ड्राइव से खोला? ये इन्होंने भेजा था, ग्रुप में भेज दीजिए जी, ये भेज देंगे ये आप। ओके। तो अच्छा ये 53 ये वाला। ओके। हाँ तो इसमें जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये लैम्डा ग्रेटर देन 1 है। जी। ठीक है, तो मैं सोच रही कि इसका क्रिटिकल रीजन भी मतलब टी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। हाँ होगा। लेकिन ये लेस देन होगा। इक्वल टू आ रहा था। लेस देन इक्वल टू आया कैसे? पता नहीं, क्या आंसर ये से मैंने। एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, पहले तो आपको ये देखना है। तो क्या इसको हम हाँ बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है? हाँ। हाँ।
तो ये थ्योरम है कि एक्सपोनेंशियल फैमिली का जो भी मेंबर है उसमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से करस्पॉन्डिंग आपको यूएमपी टेस्ट मिलेगा। ये कहता है क्या, कार्ले रूबिन थ्योरम। तो जैसे यहाँ पे है ना H1 है लैम्डा मोर देन 1, तो इसका क्रिटिकल रीजन होगा T मोर देन इक्वल टू सम K, जहाँ पे T क्या होगा, सफिशियंट एस्टिमेटर होगा, सम फंक्शन ऑफ सफिशियंट एस्टिमेटर। तो यहाँ पे सफिशियंट एस्टिमेटर क्या आएगा ये बताइए। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्स है। यहाँ पे जब निकालेंगे, अच्छा तो नहीं प्रोडक्ट ऑफ समेशन एक्स आई आ जाएगा, यही आ जाएगा, ये सफिशियंट है। तो ठीक, तो T मोर देन इक्वल टू K ही आएगा, तो इसमें ऑप्शन या तो 1 होगा या 3 होगा। ऑप्शन 2 है। नहीं फिर गलत होगा, मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। वैसा ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है, देख लेता हूँ मैं। अच्छा लैम्डा इधर भी तो है, लेकिन फिर भी चलो हम डिराइव कर लेते हैं अगर ऐसा है तो, है ना। डिराइव कैसे करते हैं, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, या फिर आंसर हो सकता है आपने गलत देखा हो, एक बार इससे मैच कीजिए, क्योंकि ये थ्योरम है तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो कार्ली रूबिन थ्योरम का आप स्टेटमेंट पढ़िए, है ना। ये कहता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना, MLR प्रॉपर्टी जो है उसमें होल्ड करती है, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का हर डिस्ट्रीब्यूशन MLR प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। तो उस केस में ऑल्टरनेटिव जो है ना, ऑल्टरनेटिव विल डिसाइड कि क्रिटिकल रीजन क्या होगा। तो मैं बताता हूँ इसके हिसाब से यही होगा सम K, और K क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्योंकि इसमें सपोर्ट भी डिपेंड नहीं कर रहा पैरामीटर पे। तो वैसा तो है नहीं कि एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर नहीं, एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा, क्या करना है इसको, एक्सपोनेंशियल के हमें बस ये करना होता है कि EXP ऑफ लॉग लगा दीजिए, तो आ जाएगा 4 लॉग लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स प्लस 3 लॉग एक्स। तो ये हमें तो इसमें इंटरेस्ट है, तो यहाँ T जो है समेसन एक्स आई इवन कंप्लीट एंड सफिशियंट है यहाँ पे, तो ये सफिशियंट ही चाहिए, बस सफिशियंट का फंक्शन है। अच्छा माइनस एक्स है, ऐसा है क्या, ओ तो हो सकता है ये माइनस एक्स, लेकिन क्या ही है, अच्छा इसलिए चेंज हो रहा होगा, ओके। तो यहाँ जो T है ना, मतलब यहाँ पे जो सब ऐसे होगा माइनस एक्स आई होगा इसके अकॉर्डिंग जो आएगा, तो माइनस एक्स आई उसको चेंज कर देगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे ये माइनस है, फिर भी क्या फर्क पड़ना चाहिए था। और अगर मैं प्रॉपर वे से जाऊं, जैसे आपको आता है निकालना, इसमें क्या होता है लाइक्लीहुड फंक्शन, और यहाँ MLE, इसमें MLE क्या आएगा लैम्डा का, एक्स बार। तो यही करते हैं ना LH0 अपन LH1 लेस देन इक्वल टू K, जो हम लोग करते हैं, या आप रेसिप्रोकल लेंगे तो मोर देन इक्वल टू हो जाएगा, यही करते हैं ना, मैं तो यही करता हूँ LH0 अपन LH1, तो यहाँ पे अगर है तो MLE लेना पड़ता है, तो इससे रख के देखिए क्या आता है। सर गैमा का, ये गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है ना जी जो जी दिया जी, है, हाँ 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 इसमें जो लैम्डा है वो मतलब मिसिंग अननोन पैरामीटर है, वो ये स्केल पैरामीटर है ना। हाँ। अ, फिर इसका MLE सर बाय हार्ट करे क्या? तो MLE के लिए क्या करेंगे, आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल के लॉग लेके डिफरेंशिएट करके 0 कीजिए, मतलब दैट इज लाइक द लास्ट ऑप्शन, मतलब लास्ट रिजॉर्ट की, याद ही नहीं है तो, बट अदरवाइज कुछ है लाइक कि याद कर सके। नहीं अभी तो डिराइव ही करना पड़ेगा, याद तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन को याद रखना मुश्किल है, अगर आपको याद है तो अच्छा है, बट नहीं याद तो डिराइव कर सकते, इतना मुश्किल तो नहीं है। अभी हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखे थे ना, तो आप जस्ट लाइक्लीहुड फंक्शन लिखिए, लॉग लीजिए लैम्डा की पावर 4n 6 की पावर n e की पावर माइनस लैम्डा समेसन एक्स आई, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, है ना, इसकी पावर 3, ये हो जाएगा। अब इसमें लॉग ले लीजिए आप, फिर डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट कर दीजिए लैम्डा के रेस्पेक्ट में। ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, यू टेक लॉग एंड देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट लैम्डा, तो 4n जैसे लॉग लैम्डा हो जाएगा माइनस लैम्डा समेसन है, कितना आएगा, फिर यहाँ से ऐसा आ जाएगा, एंड देन माइनस इन लॉग 6, और ये समेसन एक्स आई वाला गायब हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएट कर लो इसको, DL अपॉन D लैम्डा, तो यहाँ से आ जाएगा 4n बाई लैम्डा माइनस समेसन एक्स आई, ये आएगा। बाकी टर्म जो भी मैं छोड़ दिया, बाकी टर्म जो भी आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 करेंगे आप, सो व्हाट विल बी लैम्डा है, 4n by
4n by summation xi। अच्छा, इसीलिए वैसा हो रहा है ना वहाँ, इसलिए उल्टा आया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, जब आप लैम्डा निकालेंगे इधर आएगा, फिर ये 4n अपॉन समेसन एक्स आई है, मतलब यहाँ 4n अपॉन टी है मेली ना, जो टी इस क्वेश्चन में यूज हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, ये टी है, तो ये आ जाएगा एम, तो यहाँ आप रखेंगे तो इससे ड्राइव हो जाएगा। तो ये अब फाइनली लाइक्लीहुड फंक्शन इन 1 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन 4n अपॉन टी रख दीजिए, और लेस देन इक्वल टू के। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं क्या आता है, तो उससे क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली एक्सपोनेंशियल था ना, तो इसीलिए माइनस के, सर हाँ मैंने जो लाइकली क्या कहते हैं एमएलई निकाला लैम्बडा हैट का, हाँ मतलब वो प्रोपोर्शनैलिटी समझ के निकाला, मतलब वो जो सारे ये 6 जैसा है या फिर एक्स क्यूब है, इनको लाइक क्या कहते हैं, they were devoid of the parameter lambda, no? So हम्म I did not consider them while calculating the or considering the likelihood, and वैसे करके निकाला तो lambda hat का MLE तो x बार आ रहा है, गलत कैसे, है? यहाँ पे देखिए अ, आप, नहीं नहीं, एमएलए तो एक यूनिक ही होगा ना, मतलब इन द सेंस यहाँ पे तो एक ही आएगा, ऐसा थोड़ी दो आ जाएगा। जो एमएलए का प्रॉपर वे है उससे निकालिए, क्योंकि शॉर्ट को पता नहीं प्रॉपर वे क्या है एमएलए निकालने का, कि लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, लॉग लो, डिफरेंशिएट कैसे भी करोगे, आपने कुछ मिस्टेक किए होंगे ना, तो उसमें ओके टाइम ओके। वेस्ट नहीं करते हैं, उसको ठीक से आप कीजिए। एक बार देख लो, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, इसको आप लॉग लो, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन बनाओ, देन डिफरेंशिएट। आई थिंक ये ना वो देखना होता है कि जो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है ना, वो किसके रेस्पेक्ट में है, मेनली सफिशिएंट एस्टिमेटर के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पे मेनली मुझे लगता है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी ना माइनस टी के रेस्पेक्ट में होगा, या इसीलिए या 1/t के रेस्पेक्ट में होगा, जो भी है, इसलिए यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है शायद। ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा हमारे पास, ऐसा नॉर्मल में है तो उसके रेस्पेक्ट में रहता है म्यू में, ठीक है एनीवे। तो दूसरा अप्रोच भी इसको आप लगाइए जी, इसको लाइक्लीहुड फंक्शन में रखिए, लैम्डा की जगह 1 और दूसरे में लैम्डा की जगह 4n/t, अगर ये सही कैलकुलेट किया हमने तो, ठीक है। इधर करते हैं, देखिए तो इसमें जो आ जाएगा आपके पास, मैं कह रहा हूँ लाइक्लीहुड फंक्शन 1 अपॉन लाइक्लीहुड 4n/t लेस देन इक्वल टू के, इसको सिंप्लीफाई कीजिए ना, और आपका जो लाइक्लीहुड फंक्शन आया हुआ है कि लैम्डा की पावर 4 था ना, तो 4n 6 की पावर n e की पावर माइनस लैम्डा समेसन एक्स आई, एंड ये जो होगा x रेज टू 3 था वहाँ पे 3 तो। था, तो ऐसा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई रेस टू 3, यही है ना। सो पुट हाँ कीजिए, सर। इसको आप पुट कीजिए, अब लैम्डा की जगह एक बार 1 रखिए, तो लैम्डा को 1 रखेंगे तो 1/6 की पावर n e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा को 1 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका समेसन एक्स आई, इसको टी के टर्म में लिख सकते हैं बाद में ना, तो उसको टी में चले बाद में लिख देंगे, और ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई की पावर 3। यहाँ पे क्या करना है, लैम्बडा की जगह ये रखना है, तो लैम्बडा की जगह रखना है 4n/t, तो 4n/t इसकी पावर है 4n, है ना, अपॉन 6 की पावर n, और यहाँ e की पावर माइनस लैम्बडा की जगह रखना है 4n/t समेसन एक्स आई टी है, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इसकी पावर 3, तो यहाँ से आ जाएगा लेस देन इक्वल टू सम के, मतलब k1 लेके चल सकते हैं। अब यहाँ से क्या कैंसिल होगा, एक तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक 6 की पावर n कैंसिल हो गया, बचा क्या देखिए ध्यान से, सो e की पावर माइनस टी अपॉन ये माइनस टी है, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, e की पावर ये t ही तो है, सो -4n लेस देन इक्वल टू के, और ये तो कांस्टेंट हो गया जी, बाकी तो सब गायब हो गया ना। देखिए इसलिए कहा था माइनस टी में एक्चुअली, तो यहाँ जो मैं जो कहना चाह रहा था उस समय, कि इसमें जो होगा, जो मैं कहा था ना मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, तो इसका जो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो है दैट विल बी मोनोटोनिक इन माइनस टी, इसलिए ऐसा हो रहा था, जो हम शुरू में गेस कर रहे थे ना, कि ये डिसाइड करेगा, तो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी माइनस टी के टर्म में होगा, एंड इसीलिए माइनस टी मोर देन इक्वल टू के यहाँ क्रिटिकल रीजन हैगा, क्योंकि मतलब इसका जो
लाइक्लीहुड रेशियो है दैट विल बी मोनोटोन विथ रिस्पेक्ट टू माइनस टी इज ऑल्सो सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है ना। या K1 ले लो तो इसको K2 ले लो, आप चाहो तो इसका नाम K2 रख दो। तो इस तरीके से तो ये आ जाएगा कि इसलिए ऐसा हो रहा है। और यही चीज़ हम दूसरे तरीके से, ये तो एक तरीका बता रहा हूँ, जो कार्लिन रूबिन थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो जिस भी एस्टिमेटर के टर्म्स में है तो ये उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो यहाँ माइनस टी में होगा, वो आप प्रूव कर सकते हैं। और नहीं तो सीधा सीधा जो हम यहाँ कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया देखिए, इसको उधर भेज दीजिए, पॉजिटिव है। सो ई की पावर माइनस टी जो है आपके पास वो है लेस देन इक्वल टू के। सो माइनस टी है ना, यहाँ मान लो ये K1 था, ये K2 था, या K1 K2 जो भी रखना है, K2 ले लो है ना। फिर यहाँ K3 आ जाएगा, कॉन्स्टेंट अपने हिसाब से चेंज करते जाओ। सो टी मोर देन इक्वल टू K4। तो जो आपका कन्फ्यूजन था वो तो क्लियर हो गया ना, यही चाहिए था ना हाँ आपको। ठीक हाँ, है। तो हाँ ये हाँ आ गया। तो ये हमने यूज़ किया है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। ये जो अभी किया हमने इसका नाम है ना LRT, जो आप जानते हैं ऑलरेडी, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। और दूसरा अप्रोच जो मैं कह रहा था वो MLR प्रॉपर्टी है, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी। थोड़ा पढ़िए इसके बारे में, अब पता होगा लेकिन एक बार ठीक से पढ़ लेंगे समझ आएगा। तो MLR प्रॉपर्टी से भी डायरेक्टली आ जाता है जो शुरू में हम सोच रहे थे। तो यहाँ पे वैसा इसलिए हो क्योंकि ये MLR इसका डिस्ट्रीब्यूशन मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो है इन माइनस टी, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। वो अब थ्योरम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम लाइक्लीहुड रेशियो लिख रहे थे ना तो मुझे ऐसा लगा था कि ये ऐसा आता है ना कि ये माइनस लैम्बडा एक्स आता है। तो इसलिए माइनस ऑफ समेसन एक्स आई में मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी होगी, इसलिए सो माइनस एक्स आई मोर देन के होगा, तो उससे आ जाएगा। तब भी आ जाता तो ठीक से, मतलब वो लगाएंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो कर लेंगे। सर ठीक है। ये जी जो क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन है ना, लेट काई स्क्वायर वी अल्फा डिनोट ये, सर ये ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कुड यू जस्ट शो इट? हाँ कोई ग्राफ कंफ्यूजन नहीं है, पे। देखिए ध्यान से। काई स्क्वायर वी अल्फा डिनोट द 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल। क्वांटाइल का मतलब पता है ना, CDF से आता है। तो मतलब ये कि उसकी CDF की प्रोबेबिलिटी V होगी। सॉरी, यहाँ अल्फा क्या बोलना चाह रहा है, 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल है तो CDF 1 माइनस अल्फा होगी। तो CDF किधर होता है, लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट में तो लेस ये देन 1 इक्वल माइनस टू अल्फा है, ये अल्फा है, ये काई स्क्वायर वी अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा अच्छा क्वांटाइल, क्वांटाइल CDF से आता है। सो मतलब CDF की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे CDF 1 माइनस अल्फा होगी, वो कहना चाह रहा है। ओके 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 समझ गया सर ना। तो ओके ये नोटेशन का मतलब इधर अल्फा है, इधर 1 माइनस अल्फा है, ऐसा। अच्छा ओके। हम्म और सर फिर यहाँ पर इन्होंने दिया है कि वो साइज ऑफ द टेस्ट इज 0.05, तो फिर यहाँ पे मतलब अगर हमको ये काई स्क्वायर वी चाहिए तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है ना सर? तो आपको डिसाइड करना ना। ये गामा में आप कह रहे थे ना, गामा में बताइए क्या पैरामीटर है इसका गामा में। अल्फा की जगह क्या है, बीटा की जगह क्या है? अल्फा 4 है और बीटा आई थिंक लैम्बडा है अभी। माइनस माइनस नहीं, हाँ सिर्फ लैम्बडा। डिपेंड करता है किस फॉर्म में आप लिख रहे हैं ना। तो हम्म, इस वाले फॉर्म में अब तो अंडर इस एच, अंडर एच नॉट क्या हो जाएगा, अंडर एच नॉट लैम्बडा 1 है तो गामा 1 गामा 4 1 हो जाएगा, है ना। हाँ अंडर एच नॉट, क्योंकि साइज तो अंडर एच नॉट ही निकालते हैं। अब इसको यस आपको सर कन्वर्ट करना है काई स्क्वायर में, तो अभी काई स्क्वायर में नहीं जाएगा। तो ये एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन है जी। ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स आईज का। टी तो हमारा समेसन एक्स आईज है, तो समेसन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, गामा में क्या चेंज आता है, तो यहाँ आएगा 4n कॉमा 1। ठीक है, पहला पैरामीटर ऐड होता है समेसन में। अब मैं इसको ऑप्शन देख के आइडिया लग रहा है कि हाफ बाहर है, क्यों है, क्योंकि उधर 2 रहा होगा। तो यहाँ से आपको 2t का यहाँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन ठीक से आना चाहिए, जो कि बेसिक प्रोबेबिलिटी में है कि t अगर गामा 4n 1 है तो 2t होगा गामा 4n 1/2। ठीक है ना, ये एक्साइज था। सो मैं बोल रहा हूँ यस सर समेसन एक्साई हो गया गामा 4n 1 अंडर एच नॉट। तो 2 टाइम t, यही t है मेरा। सो 2 टाइम t इज गामा 4n 1/2, और ये हो गया काई स्क्वायर 8n। n आपका कितना है क्वेश्चन में, 6। सो n को आप 6 रखिए, 4 इंटू 6 कितना हो गया, काई स्क्वायर 48। ठीक है जी। तो 24 वाला ऑप्शन ऐसे ही आउट हो गया। ये जो 24 लिख रखा है काई स्क्वायर आउट हो गया, क्योंकि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 48 है, इनमें से कोई एक सही होगा। तो आपने लेस देन निकाल दिया तो ये हो जाएगा। तो ये काई स्क्वायर 48 डिस्ट्रीब्यूशन है 2t का, इसलिए t को बाद में इधर ले आया है ना। मैं लिखूँ 2t इज हमारा लेस देन सम k आया। सो t लेस देन k/2, तो वही k है, k बाद में काई स्क्वायर में निकाल सकते हैं आप। ठीक है।
और सर एक पूछना था, वहाँ पे वो जो मतलब कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ये 0.95 ले कि 0.005 ले। तो आपने जैसे अभी ग्राफ बनाया था तो वो वहां पर भले ही अल्फा लिखा था, लेकिन मतलब वो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंसिडर करना था वो तो लेफ्ट साइड वाला ही था ना, मतलब 1 - अल्फा की वैल्यू कंसिडर करनी थी ना। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये है काई स्क्वायर वी अल्फा, तो इधर अल्फा इधर 1 - अल्फा, कहाँ कंफ्यूजन है? अब आपको ये प्लॉट करना है तो ये प्लॉट कर लीजिए, क्या दिक्कत है? अल्फा हटा के रख दीजिए आप 0.05, कहाँ कंफ्यूजन है? अल्फा को हटा के आप 0.05 रख देंगे ना, कहाँ कंफ्यूजन होगा? अगर मुझे 0.05 लिखना है तो ये 0.05 हो गया, यहाँ 0.95 हो गया, क्या दिक्कत है? ओके बट अरे भाई जब थ्योरी मेरा क्लियर है, हम ये कह रहे हैं कि काई स्क्वायर वी अल्फा है, इधर अल्फा इधर 1 - अल्फा है, अल्फा कोई भी नंबर ले लो 0 से 1 में, कहाँ दिक्कत है? तो आप अल्फा को हटा के 0.05 रखेंगे तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? या 0.95 रख दो, कोई दिक्कत है, प्रोबेबिलिटी तो चेंज होगी। किसको ओके प्लॉट करना है? मतलब हाँ सर, वही आई वाज नॉट एबल टू करेक्टली आस्क इट। यहाँ 0.05 रख दो, तो ये हो गया 0.05 और ये हो गया 0.95। ओके यहाँ आपको 0.95 रखना है तो यहाँ हो जाएगा 0.95, यहाँ हो जाएगा 0.05। ओके सर, ओके इट्स क्लियर नाउ, हाँ इट्स उसमें कोई क्लियर। दिक्कत नहीं है। जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो इजी हो जाएगा। ये सब कंफ्यूजन शायद इसलिए क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ही नहीं है। जैसे मैंने सारे नेट वाले एस्पिरेंट को कहा था कि आप स्टैटिस्टिक्स का बेस ठीक करना है तो जैम गेट फिर नेट के तीनों पीवाईक्यू लगा लो ढंग से, तो उससे आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा स्टैट्स का। जैम में इस तरह के बहुत क्वेश्चन आए, आप देखेंगे जैम के इवन एग्जाम में। तो जैम गेट नेट के पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ना तो बहुत आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा स्टैट्स का, ये है। और अगर गेट के सारे पीवाईक्यू अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको नेट के 80% 70-80% इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब उस लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे आप। ये है, फिर भी ठीक है आप ट्राई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आपने प्रैक्टिस किया, लेकिन आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तब जाके वो जो कन्फ्यूजन वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये है। पूछिए जी अंकिता, आपका अगला क्या डाउट है? So 11109. ये वाला 109 है ना? हाँ तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample from normal mu1 distribution where mu belongs to R is unknown. In order to test h is equal to mu naught against mu more than mu naught. Mu is a sum specific constant. Consider for two test. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें अगर आप म्यू का सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालेंगे यहाँ भी समेशन एक्स आई आएगा। और जो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था, तो वो मोनोटोन है ना, इसका जो लाइक्लीहुड रेशियो होगा दैट विल बी मोनोटोन इन दिस सफिशिएंट एस्टिमेटर टी ओनली। तो इसका क्रिटिकल रीजन टी मोर देन इक्वल टू के ही होगा यहाँ पे दिक्कत नहीं है नॉर्मल में, क्योंकि नॉर्मल का ना रिजल्ट डायरेक्टली है। सो बोलना क्या चाह रहा है कि पहला है कि रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ एक्स बार मोर देन C1 इज सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार मोर देन C1 अंडर एच नॉट इज अल्फा। ठीक है, सो ये तो ट्रू लग रहा है पहला। एंड रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ median of x1 x2 xn more than C2 where C2 is such that median is more than C2। ठीक है, and अल्फा। तो बोल रहा है कि which of the following statement are true। अच्छा तो टेस्ट डिस्क्राइब्ड इन ए इज यूएम, ये तो थ्योरम है ना, जो कार्लिन रूबिन थ्योरम की मैं बात कर रहा था, जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। जैसे नीमन पियर्सन लेमा सिंपल वर्सेस सिंपल में बताता है यूएमपी टेस्ट क्या है,
वैसे कार्डी-रूबिन थ्योरम आपको सिंपल वर्सेस कंपोजिट बताता है। तो ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होता है। इवन ये सब थ्योरम्स हैं। आप अगर जैसे कैसेला बर्गर की बुक है या बीके रोहतगी वाली बुक है कैसेला बर्गर वाली, उसमें थ्योरम्स है डायरेक्टली, ये सब अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल है सॉल्व थ्योरम्स के साथ, थ्योरम के बाद। तो ये पहला तो ट्रू भी है और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है पहला। टेस्ट बी इज यूएमपी, नहीं ये नहीं होगा। यूएमपी टेस्ट यूनिक होता है, तो यूएमपी टेस्ट इज यूनिक, एक ही होगा। यूएमपी टेस्ट मींस यूएमपी क्रिटिकल रीजन, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। अब यहाँ पे क्या है कि ठीक है, तो ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। अब बोल रहा है एक्स बार मोर देन सी वन व्हेन गिवन म्यू इज वन एज n टेंस टू इन्फिनिटी फॉर ऑल म्यू मोर देन म्यू नॉट। तो म्यू मोर देन म्यू नॉट है, अच्छा तो मतलब अंडर h1 बात कर रहा है ना। सो पावर जो है वो 1 पे कन्वर्ज करेगी, तो इसमें वो कर लीजिए आप, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, सिग्मा तो 1 है आपका, तो रूट एन मोर देन सी वन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, तो सिग्मा तो 1 है, तो ये जेड हो गया। तो प्रोबेबिलिटी जेड मोर देन ये कितना आएगा सी वन माइनस म्यू, यहाँ पे रूट एन टाइम, एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, म्यू मोर देन म्यू इंफिनिटी। नॉट, तो इन्फिनिटी में जाएगी। यहाँ पे सी जो है सी वन क्या है हमारे पास आता है, म्यू क्या है आपका, म्यू कुछ दिया नहीं है, म्यू मोर देन म्यू नॉट बोल रखा है ना। सो फॉर ऑल म्यू मतलब अंडर h1 की बात कर रहा है, अंडर h1। सो अंडर h1 इज ट्रू, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये इन्फिनिटी जाएगी और z, लेकिन यहाँ पे आपको कैसे पता ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ना। तो साइज अल्फा टेस्ट में C1 क्या होना चाहिए, ये जो C1 है साइज अल्फा टेस्ट में C1 क्या होगा, कैसे निकालते हैं आप। ये जो C1 एक्चुअली होता है जेड के टर्म में, क्रिटिकल रीजन क्या आता है एक्स बार माइनस म्यू नॉट, अंडर h नॉट की बात कर रहा हूँ, या एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन मोर देन इक्वल टू जेड, वन साइडेड टेस्ट है ना जेड अल्फा, तो यहाँ से सी आ जाएगा आपका जो लिखा हुआ है ना, एक्स बार मोर देन क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से, तो वो सी होगा जो इस इक्वेशन से आएगी, एक्स बार मोर देन, तो आपको समझ आएगा ये है म्यू नॉट प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा, ये आपका मतलब म्यू प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा, ये आपका C1 है, ठीक है। तो C1 माइनस म्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये C1 है, ठीक है ना। सो C1 माइनस म्यू घटाइए, यही था ना। अल्फा का फिर वैल्यू कैसे पता चलेगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो C1 तो ये आ गया ना, एक मिनट रुको, तो यहाँ से हमें देखना है, सर इसका कुछ वो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स वगैरह से नहीं होगा क्या कुछ। नहीं नहीं ये तो उसका है, मतलब आपको देखना है कि ये एन लार्ज है तो ये कहाँ टेंड करेगी, 1 पे टेंड करेगी कि नहीं टेंड करेगी, ये चेक करना है आपको, ठीक है ना। तो 1 पे टेंड करना आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम ही लगाना पड़ेगा, म्यू बाई 1 बाई रूट एन जो कि जेड हो जाएगा, तो ये आएगा मोर देन सिग्मा माइनस म्यू जो कि मोर देन म्यू नॉट है, एंड जो C1 है जो बता रहा था आपको मैं, तो ये आएगा म्यू नॉट प्लस क्या बताया मैंने जेड अल्फा बाई 2 जेड अल्फा सिग्मा बाई रूट एन, तो 1 बाई रूट एन टाइप का है, तो ये कितना आएगा देखिए जरा ठीक से पुट कीजिए। तो सी यहाँ तक आया हुआ है C1 माइनस म्यू अपॉन 1 बाई रूट एन, अब ये जरा C1 रख दीजिए वो वैल्यू, सो म्यू नॉट माइनस म्यू, ठीक है ना, प्लस जेड अल्फा सिग्मा बाई रूट एन अपॉन 1 बाई रूट एन, तो ये फाइनली कितना आएगा, रूट एन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, सिग्मा 1 ना जेड अल्फा हो जाएगा जस्ट, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा, और यहाँ आएगा रूट एन टाइम म्यू नॉट माइनस म्यू। अब आप डिसाइड कर पाएंगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, समझ आ रहा है कि नहीं, बिकॉज यहाँ वो लिखा हुआ है, लिखा है। अब ये बताइए ये सिंप्लीफाई होकर कितना आया, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आया है
रूट एन टाइम म्यू नॉट माइनस म्यू प्लस जेड अल्फा, ये आया है। अब बताइए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है रूट एन के साथ जो है, यहाँ से देख के बताइए। नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव है और एन टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं आप, तो कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया। इसमें थोड़ा नंबर ऐड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली ये प्रोबेबिलिटी आपकी कन्वर्ट हो रही है प्रोबेबिलिटी z मोर देन माइनस इन्फिनिटी, और ये कितनी होगी, z नॉर्मल 0 1 है, 1 होगी। 1 होगी, तो ये भी ट्रू ऑप्शन है फिर तो। ठीक, अब यहाँ पे आइए, अब है मीडियन जो है x1 x2 xn का मोर देन म्यू नॉट है। तो इन सब का जो मीडियन है मोर देन म्यू नॉट है, तो मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू है ना। सो मीडियन मोर देन म्यू नॉट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ आएगी। मीडियन तो म्यू ही होगा क्योंकि नॉर्मल सिमेट्रिक गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ बता रखा है, ये गिवन है, जो नीचे लिखा हुआ ना यहाँ पे गिवन है एक्चुअली, गिवन मीन इज म्यू नॉट, ये बता रखा है म्यू मीन म्यू नॉट है। तो 1 1 3 ट्रू है, अब फोर्थ को बस चेक करना है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कि प्रोबेबिलिटी मीडियन जो है इसका, है ना। तो मिडल वाला मीडियन, हालांकि एन यहाँ पे डिपेंड करेगा इवन है कि ऑड है, सैंपल मीडियन एक्चुअली ना, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा। तो ईच रैंडम वेरिएबल का मीन म्यू है ना, गिवन म्यू म्यू नॉट है, तो ईच रैंडम वेरिएबल का मीन म्यू नॉट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मीडियन जो होगी उसकी मीडियन जो है वो म्यू नॉट से ज़्यादा आएगी, बताइए। मीडियन म्यू नॉट से ज़्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी, यही पूछना चाह रहा है। जबकि जो आपका ईच एक्साई का जो ना मीन म्यू नॉट आपको गिवन है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये यहाँ गिवन है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मीडियन विल बी मोर देन म्यू नॉट। सो मीडियन मोर देन म्यू नॉट भी हो सकता है, लेस देन म्यू नॉट भी हो सकता है कि नहीं। अगर मीन म्यू नॉट है सबका, तो सैंपल मीडियन एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अच्छा एक्स बार का होता है, लेकिन यहाँ तो हमें सैंपल मीन और सैंपल मीडियन, ऐसे कुछ भी हो सकता है, मुझे लग रहा है ये भी ट्रू है। बिकॉज ऐसा तो कुछ है नहीं कि मीडियन जो है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा है, कुछ नहीं कहा है। मतलब मीन म्यू नॉट है अगर हर रैंडम वेरिएबल का, तो मीडियन क्या होगा, ईच एक्सआई का मीडियन म्यू नॉट ही है, क्योंकि एक्सआई अगर नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल में क्या होता है कि मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होता है, मीन मीडियन मोड सब आपका म्यू नॉट ही है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि सैंपल मीडियन, तो सैंपल मीडियन तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है ना। तो मतलब गिवन डेटा पे डिपेंड करेगा, मेरे हिसाब से ये भी ट्रू होगा, क्योंकि जो सैंपल मीडियन है ना, वो हो सकता है म्यू नोट से आगे हो या हो सकता है म्यू नोट से कम हो, ये डिपेंड करेगा इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कितनी है उसके अकॉर्डिंग। तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, आगे भी हो सकती है पीछे भी हो सकती है। देख लो बाकी आंसर की क्या कह रहा है, एक बार बताओ मुझे। 1 3 4 मुझे लग रहा है सही है, ये तो गलत है। हाँ वो 1 3 4 ही है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वजह ये है कि x1 x2 xn की जो वैल्यूज है वो रैंडम होगी, क्योंकि ईच xi क्या है, सपोर्ट रैंडम नंबर होता है ना, रियल नंबर है सपोर्ट। तो अब म्यू नॉट मिडल वैल्यू है, तो सैंपल या तो राइट में हो सकता है या लेफ्ट में, दो पॉसिबिलिटी है, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि है ना, इसीलिए। सो मतलब मिडल वैल्यू जो होगी अगर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में आप कन्वर्ट करेंगे, सो इसमें जो मिडल वाला आएगा, हो सकता है म्यू नोट को लेफ्ट में, हो सकता है म्यू नोट के राइट में, वो डिपेंड करेगा ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कितनी है उसके अकॉर्डिंग, कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आ रही है, तो इसलिए हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है, देखिए हाँ ठीक है सर। 1 1 1 ये इसका ऑप्शन 3, 3, हाँ इसमें जो एक्स मिनिमम ऑफ ऑल, तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, इसका पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर इसके पीडीएफ के बाद देखिए मीन इसमें निकालने के लिए। ये क्या है, इसका आपने वो निकाला है मिनिमल सफिशिएंट एंड कंप्लीट एस्टिमेटर क्या आता है,
थीटा लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई है, तो थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर एस्टिमेटर। तो आई थिंक x1 जो होगा वो कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। ठीक है, अब यहां से आप ये बताइए मुझे कि इसको ध्यान से देखो आप, एक्स आई माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा क्योंकि ये ट्रंकेटेड है थीटा पे। तो एक्स आई माइनस थीटा को अगर y मान लोगे ना तो ये वैसा बन जाएगा 1 e की पावर माइनस वाई, ये है। सो अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा, तो ये थ्योरम्स यूज कर रहा हूं मैं कि एक्सपोनेंशियल का जो फर्स्ट, तो ये एक्सपोनेंशियल n हो जाएगा, रेट इसका n हो गया। अब यहां से मुझे बताइए एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस थीटा, तो एक्सपोनेंशियल इसका 1/n, तो e ऑफ x1 माइनस 1/n इज थीटा। तो आप लोग लेमन सेफी थ्योरम जानते हैं कि फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर विच इज अनबायस्ड इज UMVUE, ये लेमन सेफी थ्योरम कहता है। सो x1 क्या था, कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है, उसका एक फंक्शन मिल गया जो कि अनबायस्ड है, तो इसका मतलब है कि ये UMVUE है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके। सर आपने ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक माइनस थीटा फॉलोज एक्सपोनेंशियल एन, जी, इसके लिए रीजन क्या बताया सर? ये एक मतलब थ्योरम प्रॉपर्टी है, ये थ्योरम है कि एक्स आई अगर एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्सपोनेंशियल एन लैम्बडा होगा। ये सब बेसिक जो रैंडम वेरिएबल टॉपिक है ना, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ये सब थ्योरम्स मिलेगा। एक बुक है, बड़ा अच्छा सा बुक है, VK रोहतगी की एक बुक है, एंड सलाह वाली, AKMD सलाह, उसमें देखिए बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स हैं, तो आप याद रख सकते हैं किस डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है। जैसे अभी आप गामा वाला भी मैंने बताया था कि गामा अगर अल्फा बीटा है तो जो समेसन एक्स आई होगा वो गामा एन अल्फा कॉमा बीटा होगा। मैंने ये भी कहा था अगर 2xi आप निकालते तो ये होता गामा अल्फा कॉमा बीटा बाई 2। तो ये सब मुझे कैसे पता है, क्योंकि उस बुक में ये थ्योरम्स हैं, ये सब इस बुक में थ्योरम्स लिखे हुए हैं, है ना। ये सब जैम में खूब आते हैं क्वेश्चंस इस पर ट्रांसफॉर्मेशन के, तो इस तरह के रिजल्ट्स हैं कि कहाँ क्या होगा। तो बेसिक इन्फेरेंस जो है उसमें है ये सब, अब बेसिक प्रोबेबिलिटी में जो रैंडम वेरिएबल में टॉपिक में है। नेक्स्ट बताइए जी। 112, इसका ऑप्शन 4। फोर्थ, तो देखिए आप जो हम लोग निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल तीन माइनस, हाँ ये माइनस इन्फिनिटी टू एक्स बार प्लस होगा ना। अच्छा, तो ये माइनस कर दिया है, तो हाँ ये प्लस तक जाता तो गलत होना चाहिए। लेकिन ये ट्रू है। ट्रू है, तो इसको चेक करना पड़ेगा, ये तो हो सकता मिस्टेक किया हो, क्योंकि ये माइनस से इन्फिनिटी में ये ट्रू होगा, फिर ये भी ट्रू है 3 वाला। नहीं 3 ट्रू नहीं। अच्छा, इसका मतलब देखो दिक्कत क्या है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ देख 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 क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्या है। x1 x2 xn बी a random sample from normal म्यू सिग्मा स्क्वायर एंड वेयर दिस, जहाँ पे म्यू सिग्मा दोनों अननोन है, तो अननोन तो सिग्मा वाला तो आंसर आ नहीं सकता, क्योंकि सिग्मा तो खुद अननोन है, तो अननोन कभी एस्टिमेटर बना नहीं पाएगा, तो ये तो ऐसे ही गलत है बिकॉज ऑफ सिग्मा आ गया इसमें, एंड क्योंकि वो अननोन है ना। अब बचता है ये, तो जेड अल्फा डिनोट द 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल, अच्छा, एंड टी एन अल्फा डिनोट द 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल इन टी। सो यहाँ पे ना आपको ये समझना है कि यहाँ पे ना नंबर्स वही है, बस वहाँ पे ये किया है, तो Tn-1 कॉमा 0.9 है, एंड सो क्या बनता है इसमें, जैसे हम लोग अगर बनाएं, हमें 90% कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए म्यू के लिए, तो जब अननोन तो क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन Tn-1 कॉमा अल्फा बाई 2 से एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन Tn-1 अल्फा बाई 2, एक तो ये है, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपको सही दिया होगा, दिया है, 1 और 4 सही है। ठीक है। तो अब आते हैं जरा इस पे, जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन Tn-1 यहाँ आता है अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 नहीं, यहाँ अल्फा हो जाएगा ना अब। तो अच्छा, यहाँ चक्कर पता क्या है आपको, पता है टी अगर मैं लिखूंगा
n माइनस वन 0.9, तो ये होगा माइनस टी एन माइनस वन 0.1। ये अंदाजा है, दोनों सेम नंबर है, कैसे, इसको इधर समझते हैं। इसलिए आपको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यही नोटेशन में घुमाया एक्चुअली यहाँ पे, पता है आपको, हाँ ये बस नोटेशन में घुमा रखा है ये। अदरवाइज जो आप सोच रहे हैं वो सही है, प्लस वाला ही होगा, लेकिन क्या होगा जो हम लोग जानते हैं, मैं फिर से बनाता हूँ। देखो, तो आपने अभी जैसे कहा कि एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू से एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है फॉर्मूला। फिर क्लोज लगाना, क्लोज लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एस बाई रूट एन टी माइनस वन। अब कैसे बनाएंगे तो आपको देखना है, अभी आपने जो बनाया है ना, तो वो ये बनाया था टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू, तो इधर अल्फा बाई टू है, इधर भी अल्फा बाई टू है, यहाँ माइनस है ये पॉइंट, ठीक। अब जब नेक्स्ट आप बनाएंगे, तो अगर मुझे राइट क्रिटिकल डिवीजन बनाना है, तो जैसे इधर अल्फा बाई टू होगा, ठीक है। तो ये अल्फा बाई टू है, और मैं ऐसा बनाऊंगा, तो इधर अल्फा बाई टू। अब समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है अल्फा टू प्लस इन्फिनिटी, यही होता है ना। तो इसको जरा समझते हैं हाँ क्या है। इसमें टी एन माइनस वन अल्फा, तो ये जो है टी एन माइनस अल्फा, कहाँ लिखा हुआ है टी एन माइनस अल्फा, सो यहाँ पे अल्फा बाई टू था ना, अगर मैं जस्ट अल्फा लिखता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मैं अल्फा लिखूंगा, तो इधर अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, तो ये अल्फा, तो ये वन माइनस अल्फा, तो ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना। तो एक्स बार माइनस, है ना, टी दिस, एक्स बार तो यहाँ पे होगा बीच में, इसीलिए तो इसमें आप ऐड कर रहे हैं, तो ये माइनस आ रहा है, इसीलिए वैसा। अब जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब जैसे दूसरा क्या लिखते हैं हम लोग, कि माइनस इन्फिनिटी से एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फा, ऐसा लिखते हैं। अब मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं, देखो कि टी एन माइनस वन अल्फा इज जस्ट माइनस ऑफ टी एन माइनस वन वन माइनस अल्फा। अब देखो ये दोनों इंटरवल चेंज हो जाएगा, तो ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, अगर आप ये रिलेशन यूज करेंगे, तो चौथा पांचवा क्या बनेगा। तो अब देखो जो तीसरा वाला है वो क्या बनेगा, सो द थर्ड वन विल रिड्यूस टू, दूसरा तीसरा देख लो क्या बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा अब माइनस इन्फिनिटी से एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन वन माइनस अल्फा, और ये बन जाएगा एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन वन माइनस अल्फा टू प्लस इन्फिनिटी। समझ आया कुछ, ये फोर्थ हाँ समझ आ और ये गया। फिफ्थ, तो ये यही वहां वन पे माइनस उन्होंने बस घुमाया है इतना। हम्म अब अल्फा आप देख लो आपके क्वेश्चन में क्या है, तो हमें था 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 0.9। हाँ नहीं, वन माइनस अल्फा इज 0.90, so alpha is 0.10 actually, and 1 minus alpha is 0.90। 0.9। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको बना रखा है ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन कुछ इस तरह से बना रखा है, 0.90। हाँ। तो इस तरह से, क्योंकि जो कोइफिशिएंट होता है ना 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो 90% इज 1 माइनस अल्फा एक्चुअली, ये है 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, तो उससे आ जाएगा। ओके तो 1 माइनस अल्फा इज 90%, इससे आ जाएगा वो आपका आंसर। अब आप पुट कर लीजिए, तो इससे ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका। ये 5 मैंने लिख दिया रिजल्ट, इन्हीं पांचों में से आपके ऑप्शन आ जाएंगे। और एक है 110। 110, तो 110 जो है, ये जो हमारे पास है कि x1 x2 x25 विद इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बर्नौली p, है ना, जहाँ ये है, तो होगा क्या एक्चुअली, मेनली देखिए तो इसमें क्रिटिकल रीजन क्या कहते रखा है रिजेक्टिंग एच नॉट इफ एन ओनली टी आई इज मोर देन टू, दो है, एक क्या है, अच्छा एक ये है,
एक T1 ये है और T2 ये है। सैंपल साइज आपका 25 है। तो पूछना क्या चाह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, 5 1 रिजेक्ट एच नॉट, देन 5 2 रिजेक्ट एच नॉट, एंड 5 1 डज नॉट रिजेक्ट एच नॉट, देन 5 2 डज नॉट रिजेक्ट एच नॉट। 5 1 2 और 3 सेम स्टेटमेंट है, दे आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ठीक है। 1 और 4 सेम स्टेटमेंट है, मतलब कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट एक वर्ड सुना होगा आपने। सो 1 का कंट्रापोजिटिव है फोर्थ, 2 का कंट्रापोजिटिव है थर्ड। कहने का मतलब अगर 1 ट्रू होगा तो फोर्थ भी ट्रू होगा, और सेकंड ट्रू होगा तो थर्ड भी ट्रू होगा। तो ऐसा ऑप्शन या तो होगा 1 4 या 2 3 होगा, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। सो इस तरह से है। सो क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ही है, ये वैसे ही होगा जैसे डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। उसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दोनों एक ही बात है। तो वैसे ही इसने किया है। सो अब आपको ये समझना है इसमें। सो ये फंक्शन ऑफ एक्स बार कुछ ऐसा लिख रखा है। हमारा क्वेश्चन क्या है, एच नॉट था, पी इज हाफ, एच वन है, पी इज मोर देन हाफ, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनो बर्नौली पी है। तो बर्नौली पी में फिर से सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालेंगे तो वही समेसन एक्स आई आएगा। तो सफिशिएंट एस्टिमेटर समेसन एक्स आई है, और मैं फिर से बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली, सो इट विल हैव मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, और वो इसमें रहेगा, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी होगी इन टर्म्स ऑफ टी। तो इसका जो क्रिटिकल रीजन एक्चुअली आना है, रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ टी मोर देन इक्वल टू सम के, ऐसा आएगा। बिकॉज ऑफ दिस, उसकी वजह यह है कि इसमें जो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, एक थ्योरम आप देखेंगे उसमें पता चल जाएगा कि क्या होता है। कोई भी बुक खोल के इन्फरेंस वाली, चाहे कैसेला बरगइए, कि अब देखिए मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी क्या होता है और वो एक्सपोनेंशियल फैमिली से कैसे रिलेटेड है। तो उससे आप डायरेक्टली आपको कोई लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्रिटिकल रीजन डिसाइड कर लेंगे। ये है, बस ये देखना होगा कि मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो इन व्हाट, इन टर्म्स ऑफ टी या माइनस टी, तो वो थ्योरम से पता चल जाएगा आपको। एक्सपोनेंशियल फैमिली का थ्योरम है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी में। तो उससे क्या आएगा, इस तरह का क्रिटिकल रीजन आएगा। अभी क्या है मेरे पास, अब देखिए ये बोलना चाह रहा है टी आई मोर देन 2, तो एक में है T1 मोर देन 2 और दूसरा में है T2 मोर देन 2, यही है। और बता रखा है कि एक्स बार की वैल्यू 0.5 से 0.75 में है। तो T2 मेरा क्या है, T2 की बात करते हैं पहले। सो 10 टाइम एक्स बार माइनस हाफ इज मोर देन 2, ठीक। तो यहाँ से जो आएगा है ना, एक्स बार माइनस हाफ, ये तो मीन है, और इसका वेरिएंस कितना होगा, क्योंकि ये 25 है ना। तो एक्स का एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल समेसन एक्स आई का 25,1/2। सो एन पी 12.5, अच्छा एक्स बार उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो मोर देन इक्वल टू सम 0.2 हो जाएगा, एंड एक्स बार मोर देन। तो जो T2 है ना, यूएमपी टेस्ट है, T2 जो होगा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा, और वहां से भी ऐसा निकलेगा क्या, तो डिपेंड करेगा फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है क्या। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये जो फंक्शन इसने बनाए हैं t माइनस हाफ अपॉन टी इंटू 1 माइनस टी का रूट, क्या इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। मेरा मतलब है क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो है ना, ए अपॉन वो लगाना पड़ेगा 1। सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 1, फिर ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस फिर इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा t माइनस हाफ एज इट इज़, एंड इसका 1/2 रूट टी, फिर उससे होगा। अच्छा, तो यहाँ से मेनली मुझे देखना है कि पॉजिटिव आएगा क्या। आ तो सकता है, बट ये है कि देखो ये ज़्यादा पावरफुल है ना, ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। तो होना क्या चाहिए,
फाइव वन किसके करस्पॉन्डिंग है, T2 के करस्पॉन्डिंग फाइव टू है और T1 के करस्पॉन्डिंग फाइव वन है, यही ना। सो अगर मान लो T2 रिजेक्ट नहीं कर पाया तो T1 भी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि T2 मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। सो इफ T2 डज मतलब फाइव टू डज नॉट रिजेक्ट देन फाइव वन विल नॉट रिजेक्ट H0। तो मतलब ये है कि फोर्थ ट्रू हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग 1-4 होने चाहिए, देखो आप। 2-3। अच्छा 2-3 रखा, उल्टा है। ओह तो ऐसा क्यों हो रहा है? फाइव वन डज नॉट रिजेक्ट देन फाइव टू डज नॉट रिजेक्ट। इसका मतलब अगर फाइव वन रिजेक्ट कर देगा तो फाइव टू रिजेक्ट कर देगा। ओह मतलब रिलेशन यही है यहाँ पे कुछ, तो इसको या तो मैं सही से लगाया नहीं, क्योंकि जो T2 है ना वो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट का क्या मतलब है? सर हम्म मतलब जो नॉलेज यूएमपी टेस्ट या एमपी टेस्ट के बारे में मुझे है, उसके हिसाब से हम यूजुअली वो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लेते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं कौन सा यूएमपी टेस्ट है वगैरह। तो ये क्वेश्चन देख के लाइक प्रोसीजर एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट किया आपने? क्योंकि आफ्टर वन पॉइंट आई वाज रियली कंफ्यूज्ड। मतलब हाउ डिड हाँ यू गो अबाउट दिस क्वेश्चन? हाँ, वो क्रिटिकल रीजन यहाँ से है ना, क्रिटिकल रीजन पता है ना, ये तो दे रखा है क्रिटिकल रीजन। एक्चुअली बस यहाँ कंपैरिजन है और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बस ये कंपेयर करना है कि कौन सा टेस्ट ज़्यादा पावरफुल है ना। ये बस हमें डिसाइड करना है। यहाँ इन्होंने बता रखा है। अच्छा एक्स बार माइनस हाफ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? तो ये 0 से लेके 1/4 तक आएगी। अच्छा तो वहाँ से क्या आएगा? तो जो हमारे पास 10 इंटू एक्स बार माइनस हाफ है वो कितना होगा? 0 से 10/4 मतलब 2.5 है ना। सो ये फाइव वन रिजेक्ट, इसका मतलब ये है कि फाइव वन रिजेक्ट H0 देन फाइव टू रिजेक्ट ऑल्सो रिजेक्ट H0। एक मिनट, अच्छा अभी मैं क्या बोला था, 2-3 एक जैसा है, फाइव टू रिजेक्ट H0 है ना, तो उल्टा हो गया ना। फाइव टू रिजेक्ट, अगर फाइव वन रिजेक्ट कर देगा तो फाइव टू रिजेक्ट कर ही देगा। अच्छा लेकिन वो गलत है ना। मतलब एक जो T1 आपके पास है ना, T1 मोर देन 2 और T2 मोर देन 2। सो मैं ये कह रहा हूँ ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है और ये जस्ट एक टेस्ट है, मतलब लाइक जस्ट अ क्रिटिकल रीजन, नॉट मच पावरफुल। तो आपको क्या लगता है जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है? सर तो ऑप्शन 3 है, मतलब T2, मतलब शाय 2 ये रिजेक्ट कर देगा तो शाय 1 भी रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर कोई हाँ कमज़ोर टेस्ट अगर रिजेक्ट कर देता है तो ज़्यादा पावरफुल रिजेक्ट कर ही देगा। सर लेकिन वहां पे तो टी आई ग्रेटर देन 2 दिया है ना, फॉर आई इक्वल टू 1 एंड 2, तो दोनों ही T1 ग्रेटर देन 2 एंड T2 हाँ भी हाँ वो ग्रेटर ग्रेटर देन। देन ही है, वो मैं लिखने में यहाँ गलती किया हूँ, है वो ग्रेटर देन, दोनों दोनों ग्रेटर देन, कोई दिक्कत नहीं है। बट T2 विल बी मोस्ट पावरफुल अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है ना। हाउ कम सर? व्हिच थ्योरम यू आर हाँ तो सेइंग? उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं कई बार इसका नाम बोला हूँ, कार्लिन रूबिन थ्योरम बोला था हूँ। जो एक आप जाके पढ़िए, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, कैसेला बर्गर का बुक उठाइए और उसमें देखिए मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, ये पढ़िए। क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं आया क्वेश्चन कैसे कर लोगे आप? क्योंकि जब तक थ्योरी आपको नहीं पता है, किसी के बारे बैकग्राउंड नहीं पता है, तो हाउ विल यू डिसाइड ट्रू फॉल्स? तो पहले आप ये पढ़ो कि MLR प्रॉपर्टी क्या होती है, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, वो अलग टेस्ट, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट अलग है, LRT अलग है ना। LRT और NP लेमा अलग है, और MLR प्रॉपर्टी और काले रूबिन ये अलग है, ये दोनों रिलेटेड है। NP लेमा और मोनो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एक जैसा वो रिलेट होता है। इधर आपके पास कार्ले रूबिन और MLR प्रॉपर्टी, आपको पढ़ो क्या है, जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा ना। क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ किताब में लिखा है, मैं भी किताब से ही सीखा हूँ, सीख ही रहा हूँ। किताब में सब लिखा हुआ, आपको ढंग से बस पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दोगे किताब को तो हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग खोलो, कैसेला बर्गर वाली बुक, उसमें जाके पढ़ो, या विकेर वैद की बुक खोलो, आप पढ़ो ये क्या होता है, MLR प्रॉपर्टी क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं ये देख के हम, है ना। तो वो आप पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है वही लॉजिक होगा कि अगर मान लो 5-2 रिजेक्ट कर दिया, इफ, अच्छा इफ है ना, ओके। सो अगर ऐसा हुआ कि 5-2 ने रिजेक्ट कर दिया, अगर, अच्छा गिवन है ना ये, तो ये तो पक्का है ना। मतलब एक कोई नॉर्मल टेस्ट किसी रिजेक्शन रीजन को रिजेक्ट कर दे रहा है,
तो मोस्ट पावरफुल रिजेक्ट करेगा ही, तो शायद यही लॉजिक यहाँ लगेगा जो कि मैं उल्टा लगा रहा था शायद। सो अगर फाइव टू ने रिजेक्ट कर दिया एच नॉट को तो ऑब्वियसली फाइव वन तो रिजेक्ट करेगा ही, क्योंकि फाइव वन, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, एक मिनट, फाइव टू रिजेक्ट कर रहा है एच नॉट को तो फाइव वन रिजेक्ट करेगा, ऐसा है। फाइव टू रिजेक्ट एच नॉट, फाइव टू ही तो मोस्ट पावरफुल है, फाइव टू इज यूएमपी, तो फाइव टू का रिजेक्ट करेगा एच नॉट तो फाइव वन भी रिजेक्ट करेगा, ये है। अच्छा, या फिर ऐसा आप दिखा दो, एक ये भी तरीका है कि आप ये दिखा दो टी वन लेस देन इक्वल टू टू इम्प्लाइज टी टू लेस देन इक्वल टू टू, या एक है कि टी टू लेस देन इक्वल टू टू इम्प्लाइज टी वन लेस देन, ये भी एक लॉजिक है कि ऐसा अगर दिखा पाओ तो काम हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन कौन सा बता रहा है, टी वन वाला है ना, टी वन जो है, तो ये ऑप्शन वन है, ठीक है, और ये ऑप्शन थ्री है, यही कह रहा है ना। तो ऑप्शन वन ऑप्शन थ्री, अब कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा, तो मैं कह रहा हूँ टी टू इज द मोस्ट पावरफुल। ओके, तो टी टू इज मोस्ट पावरफुल ना, तो यहाँ से आ जाएगा, आई थिंक ये लॉजिक लगेगा कि टी टू और लेस देन इक्वल टू है, सो दिस विल इम्प्लाई टी वन लेस देन इक्वल टू, ये वाला क्रिटिकल रीजन आ जाएगा यहाँ से, आई थिंक ये आ जाएगा, और ये नहीं ला पाएंगे तब हो जाएगा। सो आप अगर ये प्रूव करके दिखा दो तो काम हो जाएगा, है ना। टी टू लेस देन इक्वल टू टू इम्प्लाइज टी वन लेस देन इक्वल टू, और मे बिकॉज टी वन इज मोस्ट, टी टू इज मोस्ट पावरफुल ना, तो टी टू मोस्ट पावरफुल है, तो इससे आप ये दिखा पाओगे, एंड देन मे बी ऐसा कुछ लॉजिक होगा, तो यही लॉजिक लगेगा यहाँ पे। तो टू थ्री अगर दिया तो सही तो आंसर ही होगा ही, बट लॉजिक थोड़ा ठीक से लगाना पड़ेगा, यही है कि टी टू इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट, सो इट विल इम्प्लाई टी वन यहाँ पे, एंड इसी का उल्टा है कि इफ टी वन डज नॉट सेटिस्फाई दिस देन टी टू विल नॉट सेटिस्फाई दिस, मे बी यही होगा, ठीक है ना। इस तरह कुछ लॉजिक थोड़ा पढ़िए देखिए, मुझे भी हो सकता है देखना पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ा लॉजिक ठीक से लगाना पड़ेगा, बस यही है। हो गया जी, और कुछ बताइए नेक्स्ट। ठीक है, और नहीं है। ठीक है, सॉल्व करके आइए, ऐसे ही आप सॉल्व करके आइए सारे पेपर 24, 23, 22, 21 जितना भी हो पाएगा आप सॉल्व कीजिए, फिर जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी मैं भी थोड़ा पढ़ लूंगा इसके बारे में और, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए, थैंक यू।